यस सर। मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट होता है ये। और पेंटा हैलाइड्स फॉर्म नहीं करता बिकॉज इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4। शाबाश। एक डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स भी नहीं बनाता। यस सर। मतलब एक ऐसे एग्जाम्पल लिखा होगा मैंने, आर थ्री एन डबल बॉन्ड हो, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, बट आर थ्री पी डबल बॉन्ड हो एग्जिस्ट। आया होगा बेटा। यस सर। आर थ्री एन डबल बॉन्ड हो डज नॉट एग्जिस्ट, बट आर थ्री पी डबल बॉन्ड हो एग्जिस्ट। बोलो बेटा। यस सर। आर थ्री एन डबल बॉन्ड हो, लेकिन क्यों ऐसा, क्यों? बिकॉज देखो इसमें, नाइट्रोजन के पास। वेरी गुड, बिकॉज नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। डी पाई पी पाई मतलब सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल और साइड एटम का पी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। एक नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में तीन वो एग्जिस्ट करते हैं ना बेटा, तीन ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी लेस, बहुत कम होती है बेटा नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी, बिकॉज एन ट्रिपल बॉन्ड एन एग्जिस्ट, इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये। और बताओ बेटा। NH3 soluble है वाटर में। ये लिख लिया था ये तो। यस सर। एक बेटा ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर, while other elements, नाइट्रोजन तो गैस है बेटा, while other elements exist in solid state। नाइट्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर while other elements exist in solid state। बाकी एलिमेंट्स किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे बेटा? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो इसका क्या रीजन होता है बेटा? ये कहीं भी लगा देना तुम इस कंसेप्ट को कि जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब बिकॉज ऑफ वीक वान डर वाल फोर्सेज, उसकी स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड वीक वान डर वाल फोर्सेज एग्जिस्ट इन नाइट्रोजन। स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड वीक वांडरवाल फोर्सेस एग्जिस्ट इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर क्या एग्जिस्ट करेंगे बेटा? वीक वंडरवॉल फोर्सेस। वीक वांडरवाल फोर्सेस। ओके, बेटा बोलो, समझ में आया नहीं है? यस सर। उसके बाद नाइट्रोजन N2, इसको डाई नाइट्रोजन बोलते हैं हम। द डाई नाइट्रोजन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज डाई नाइट्रोजन। ठीक है बेटा। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाएंगे नाइट्रोजन को हम?
बेटा एयर के अंदर होता है एक तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, बेटा यस सर। अपने एयर के अंदर नाइट्रोजन की केमिकल की कंपोजिशन कितनी होती है? सर 78%। शाबाश। तो फर्स्ट इसके जीएमपी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट हम लिख सकते हैं फ्रॉम एयर। तो कैसे बनाएंगे एयर से? 9th क्लास में पढ़ा होगा ना तुमने डिस्टिलेशन मेथड से। एयर से क्या करा दो भाई? फ्रैक्शनल। बेटा अलग अलग गैसेस का नहीं पढ़ा? डिस्टिलेशन से अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है तो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर सेपरेट आउट हो जाएंगे। अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? नाइट्रोजन 77.2 केल्विन पे सेपरेट होता है और ऑक्सीजन का होता है 90 केल्विन। इस टेम्परेचर पे दोनों गैसेस सेपरेट आउट हो जाएंगी। सेकंड, इन लैब, लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे हम? देखो बेटा लेबोरेटरी में बनाएंगे हम ये नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड की सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करा दो NaNO2, तो ये बन जाएगा अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 माइनस NaCl बाहर हो जाएगा। अब अमोनियम नाइट्राइट की हीटिंग कराओगे तो इसकी हीटिंग कराओगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? N2 + H2। बेटा एक रिएक्शन याद करो, मैंने पहले बताई थी तुम्हारे को, उसमें था अमोनियम नाइट्रेट, उसका डिकम्पोजिशन करा रहे थे तो लाफिंग गैस बन रही थी ना N2O। यस और नो? यस सर। बेटा बोलो समझ में आई नहीं आई बात? यस सर। अब इसके अंदर जब ये बनाएंगे ना इसके अंदर, तो ड्यूरिंग दिस, इस प्रोसेस के अंदर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड NHNO3 ऑल्सो फॉर्म। तो ये यहाँ पे इम्प्योरिटीज होगी ना, तो इम्प्योरिटीज होगी तो इन इम्प्योरिटीज को क्या करेंगे फिर हम? रिमूव करेंगे। इनको कैसे रिमूव करेंगे? इनको पास कर देंगे बाय पासिंग इन K2Cr2O7 सॉल्यूशन। ये इनका ऑक्सीडेशन करा देगा K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये लैब मेथड इसका। नेक्स्ट इज बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। NH4 Cr2O7 अमोनियम कार्बोनेट। ये अमोनियम कार्बोनेट बनाते कैसे हैं? पहले तो ये अमोनियम क्लोराइड प्लस K2Cr2O7, 2 मोल अमोनियम क्लोराइड के लेंगे तो -2 मोल्स किसके हो जाएंगे? इसमें डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, 2 मोल्स ऑफ KCl एंड इट फॉर्म्स NH4Cr2O7। अब इस NH4Cr2O7 का डिकम्पोजिशन करा दो तो इससे क्या बन जाएगा? N2 + H2O + Cr2O3। इसका डिकम्पोजिशन कराएंगे तो ये बन जाएगा इसके अंदर। बेटा समझ गए बात? यस सर। वेरी प्योर N2। बेटा ऐसे सुना है गाड़ियों के अंदर अब एयर बैग आते हैं? यस सर। यस सर। वो एयर बैग में Yes, क्या sir, होता है? security के एयर बैग में ये भरा हुआ होता है बेरियम नाइट्राइड। ये बेरियम एजाइड हो गया BaN3 तो बेरियम एजाइड की डिकम्पोजिशन करा दो तो उससे क्या बन जाएगा? बेरियम प्लस N2। ठीक है, सोडियम एजाइड ले लो NaN3, इसकी डिकम्पोजिशन कराओगे तो क्या बन जाएगा? Na + N2। तो ये बेटा सेंसिटिव होता है, मतलब वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स मतलब ये क्या नाम है, कोलिजन के लिए वेरी सेंसिटिव होगा। तो ये जब टूट जाएगा
जब गाड़ी टकराएगी किसी से भी तो ये कंपाउंड भरे हुए रहते हैं एयर बैग में, तो एयर बैग के अंदर जो टूटेगा तो फूलेगा, फूलेगा तो नाइट्रोजन गैस है ना उसके अंदर। बेटा बैलून इन्फ्लेट करेगा ना, जब फूलेगा तो वो ड्राइवर के सिर के ऊपर आके टकराएगा, सीधा सिर के ऊपर, पेट के ऊपर, तो उसको स्टेयरिंग और वो उसके पेट में नहीं घुस पाएंगे, बचा लेगा ना उसको ज़्यादा सीवियर चोट से। यस सर। बेटा नहीं समझे बात, क्या कंसेप्ट बोल रहा हूँ मैं इसका, कि ये जो बेरियम नाइट्राइड और बेरियम एजाइड है, बेरियम नाइट्राइड एंड दिस बेरियम नाइट्राइड, ये बेरियम नाइट्राइड नहीं सॉरी बेरियम एजाइड, एंड सोडियम एजाइड, these are filled in car airbags। गाड़ियों के एयरबैग में ये भरे हुए रहते हैं बेटा, ये टूट जाएंगे तो एयरबैग फूल जाएगा, फूल जाएगा तो वो चोट से बचा लेगा उसको। समझ गए बात? बेटा समझ गए क्या? यस सर। गाड़ियों का जो डैशबोर्ड होता है उसमें फिटेड होते हैं, ये केमिकल भरा हुआ रहता है उसके अंदर। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन की एनवायरनमेंट में होती है, कोई स्मेल आती है क्या इसके अंदर? कोई कलर नहीं होता इसका, कलरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस। कलरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस और स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर बहुत कम घुलती है बेटा ये, लेकिन नॉन टॉक्सिक जब ये जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो कैसी हो जाएगी? टॉक्सिक हो जाएगी फिर तो, क्योंकि अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो ऑक्सीजन होती है ना, नॉट नाइट्रोजन। सर मगर आप बोल रहे थे कि ये खाली N2 ही जाती है, N2 भी जाती है अपनी बॉडी में। हाँ तो रिएक्ट नहीं करती ना बेटा, लेस रिएक्टिव है तो रिएक्ट नहीं करेगी कुछ भी। नहीं समझा बात? ओके सर। ये देख इसको ऐसे लिख ले, बिकॉज इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर इनर्ट होगी बिकॉज इसके अंदर एन ट्रिपल बॉन्ड एन एग्जिस्ट करेगा बेटा। इसमें क्या एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर? एन ट्रिपल बॉन्ड एन एग्जिस्ट, तो इसको इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। देवेंद्र समझ गया? यस सर। ये टूटेगा ही नहीं बेटा अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड में। इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगी। ठीक है बेटा? अब देखो प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट इज reactivity with non-metals। नॉन मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी देखो बेटा, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है ये? N2+3 moles of NH3 in the presence of iron oxide।
ठीक है बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं? ये एबर्स प्रोसेस है, दिस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ये यूरिया बनाने में काम आती है बेटा एबर्स प्रोसेस पर। इसको पढ़ेंगे अभी डिटेल में, ठीक है ना। सेकंड, रिएक्शन विद O2, N2 प्लस O2, दो 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगी बेटा ये रिएक्शन, और 2 मोल्स ऑफ NO बन जाएंगे। देखो क्यों हो रही है 2000 से 3000 पे? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, क्योंकि N के बीच में तो क्या एग्जिस्ट करता है? N ट्रिपल बॉन्ड N, और O के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है? O डबल बॉन्ड O। ओके, बेटा समझ गए क्या? Yes, sir. And this is used in Birkeland. This is Birkeland and Ide process. For manufacturing of HNO3, ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड HNO3 बनाने में काम आती है बेटा। फिर समझ गए बात? बेटा समझ में आई है नहीं आई ये रिएक्शन कि किस तरीके से होगी? Yes, sir. बोलो। बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. उसके बाद रिएक्शन विद एल्यूमिना। एल्यूमिना किसको बोलते हैं? Al2O3। L2O3। तो Al2O3 प्लस नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कोक, कोक की प्रेजेंस में 1000 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बन जाएगा उसमें? Aln, एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस CO इज फॉर्म्ड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा और CO बन जाएगा बेटा इसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड। Aln को क्या बोलेंगे हम? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है बेटा, समझ गए बात? Yes, sir. यस सर। बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. हायर टेम्परेचर चाहिए होता है इसमें, तो फिर ये तो एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस नहीं होगी ना, ये लेबोरेटरी वाली रिएक्शंस होंगी। लेबोरेटरी की, हाँ इंडस्ट्री की कह सकते हैं बेटा, लैब में भी नहीं होंगी। लैब में अपन इतना हाई टेम्परेचर नॉर्मल लैब में कैसे अटेन करेंगे? रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्राइड्स बनाते हैं। दे फॉर्म्स they form their respective नाइट्राइड्स, उनके रेस्पेक्टिव नाइट्राइड्स बनाएंगे बेटा ये। लाइक एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Aln। मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके Mg3N2। लिथियम के साथ रिएक्ट करके Li3n। कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके Ca3N2 एट्सेट्रा। एक्टिव मेटल्स के साथ ऐसे रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाते हैं बेटा ये। और दीज नाइट्राइड्स आर आयनिक इन नेचर। कैसी होती है नाइट्राइड्स? आयनिक नाइट्राइड्स बेटा, इनका हाइड्रोलाइसिस करके हमने इनके रेस्पेक्टिव हाइड्राइड्स बनाए थे ना, अमोनिया के, नाइट्रोजन के, फॉस्फाइड के, इनके सबका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? अमोनिया, NH3 विल बी फॉर्म्ड। बेटा समझ आई नहीं आई बात? अरे समझ गए क्या? Yes, sir. यस सर। ये रिएक्शन विद मेटल्स।
सर हाँ सर ये सब याद करने की कोई छोटी मोटी ट्रिक नहीं होती है, इतनी रिएक्शंस? बेटा सिंपल तो रिएक्शन है ये, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन थोड़ी है, देख के बना सकते हैं। नहीं सर, ये इतनी सारी एक बार में मतलब याद नहीं रहेंगी ना। ये बेटा रिवीजन से ही याद रहेंगी। मैं तेरे को तू एक साथ बोल दूंगा सारी रिएक्शंस बता, तो मैंने बार बार पढ़ी हैं तो याद हो गई ना, यस सर। तो हो जाएंगी, याद करवा देंगे जितने भी तुम्हारे काम आएंगी ना इनके अंदर, जितनी सारी रिएक्शंस करवा देंगे। ठीक है क्या? यस सर। अब इतनी सारी ट्रिक क्या बनेगी देवेंदु, ये बता, कोई बन सकती है ट्रिक? है बेटा? नहीं सर, कुछ कुछ में हो सकती है। बेटा वो जनरल रिएक्शंस ही होंगी उसके अंदर। जैसे एक कैल्शियम साइन सी कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करता है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन 1000 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाता है CaCN2। इसको बोलते हैं हम कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन। कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, और इस पूरे के मिक्सचर को हम नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर बोलते हैं। नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर। अब इससे बेटा रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी तुम्हारे से, ये MCQ में सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर का क्या फॉर्मूला है, क्या केमिकल कंपोजिशन है। समझ गए बात? यस सर। उसके बाद यूजेस, नाइट्रोजन के यूजेस बताओ क्या हो सकते हैं? देवेंदु बोल। सर एयर बलून्स में यूज होता है। एयर बैलून्स, या ऐसे कह सकते हैं, मतलब ये कोल्ड होती है बेटा, नाइट्रोजन जो गैस होती है कोल्ड होती है, तो ये इसके अंदर मतलब दिस कैन बी यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। वो वेटनरी डॉक्टर्स देखे हैं आपने? यस सर। बेटा गांव में जो बच्चे रहते हैं उन्होंने देखा होगा, वो मोटरसाइकिल के ऊपर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए एक सिलेंडर रखते हैं। बेटा देखे नहीं देखे? अरे जिनके घर में गाय भैंस है उन्होंने नहीं देखे क्या, डॉक्टर अपने पास एक वो सिलेंडर सा लेके रखता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। उससे क्या होता है? बेटा उसके अंदर नाइट्रोजन, वो सीमन जो होता है ना, उसको उसमें स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड रहता है वो लो टेम्परेचर के ऊपर, तो प्रिजर्व रहता है उसके अंदर। यूज एज ए रेफ्रिजरेंट, क्रायो सर्जरी में भी काम आता है, जो लो टेम्परेचर के ऊपर, मतलब कोई तो सीमंस मतलब लो टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोज नहीं होते। प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन में भी काम आता है। यस और नो? यस सर। यूज इन इंडस्ट्री फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड बनाने में काम आता है, अमोनिया बनाने में काम आता है, यूरिया बनाने के लिए काम आता है, यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है बेटा? लेस रिएक्टिव होता है तो यूज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमोस्फियर। hence provides लेस रिएक्टिव होता है, hence provide इनर्ट एटमोस्फियर। इनर्ट एटमोस्फियर प्रोवाइड करेगा बेटा ये। इनर्ट एटमोस्फियर का मतलब समझते हो? यस सर, वैक्यूम टाइप। हाँ नहीं, वैक्यूम टाइप नहीं बेटा, कोई साइड रिएक्शंस नहीं होंगी मतलब इसकी प्रेजेंस की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड आता है नाइट्रोजन का, अमोनिया। अमोनिया NH3। तो NH3 को बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कॉमर्शियली कैसे बनाया जाता है। कॉमर्शियली वेरी गुड, अभी लिखा था इट इज प्रिपेयर्ड बाय
एबर्स प्रोसेस। अब देखो इस प्रोसेस का मैं एक आउटलाइन डायग्राम बना रहा हूँ आपके पास एबर्स प्रोसेस का। देखो बेटा इसमें ये कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर क्या करेगा, गैसेस को कंप्रेस कर देगा। यहाँ से नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसेस आएंगी, कंप्रेस कर देगा। अब कंप्रेस्ड गैसेस को यहाँ से हम डालेंगे किसके अंदर, और ये कंप्रेसर होता है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको डालेंगे बेटा, ये है कैटालाइटिकल चैम्बर। ये बेटा कैटालाइटिकल चैम्बर, ठीक है। अब इस कैटालाइटिकल चैम्बर में कैटलिस्ट होगा, तो कैटलिस्ट इन गैसेस को किस में कन्वर्ट करा देगा, इनसे अमोनिया गैस बन जाएगी, और फिर इस अमोनिया गैस इज अलाउड टू पास इन इस गैस को कंडेंसर में डालेंगे बेटा फिर हम। तो कंडेंसर उस गैस को क्या कर देगा, बेटा कंडेंसर गैस को किस में बदल देगा, लिक्विड में बदल देगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड अमोनिया बन जाएगा इससे। फिर लिक्विड अमोनिया को पास कराएंगे यहाँ से किस में, ये पंप होता है। इस पंप के अंदर अनयूज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ जाएगी। ये है कंडेंसर। बेटा बोलो, बात समझ में आई है नहीं आई है? देखो कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर इन गैसेस को कंप्रेस करेगा, कंप्रेसर करेगा, कंप्रेस कर देगा। फिर ये कैटालाइटिकल चैम्बर होता है। कैटालाइटिकल चैम्बर मेंटेन एट 700 केल्विन। अरे पंप से डायरेक्टली उसमें कंप्रेसर में ज्वाइन हो जाता है। अब पंप में तो अनयूज्ड गैसेस है ना बेटा, अनयूज्ड गैसेस को वापस से कंप्रेसर में डाल देंगे। कंप्रेसर में कहाँ डाल रहे हैं, सीधी इसी पाइप में तो डाल रहे हैं, इसमें आ जाएंगी वो वापस से। नहीं समझा? वो तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो काम में नहीं आई तो वो वेस्ट ना हो बेटा, इसलिए ऐसा कर देते हैं। बेटा समझ गए बात? यस सर। कि अनयूज्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कहाँ चली जाएंगी ऐसे कंप्रेसर। देखो सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आएगी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, प्रेशर हाई कर देगा उनका। फिर उनको कैटालाइटिकल चैम्बर में डाल लेंगे। कैटालाइटिकल चैम्बर में कैटलिस्ट भरा हुआ रहता है, आयरन की ऑक्साइड कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम होता है उसके अंदर।
प्रमोटर, कैटालाइटिकल चैम्बर, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या होता है उसके अंदर बेटा? आयरन ऑक्साइड इज अ प्रमोटर, ये सॉरी, आयरन ऑक्साइड इज अ कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम इज अ आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट होता है बेटा, और मोलिब्डेनम क्या होता है इसके अंदर? प्रमोटर होता है। ये प्रमोटर क्या करता है? इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है बेटा ये। तो ये गैसेस को 700 केल्विन पे डालेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगी? यहाँ अमोनिया गैस बन जाएगी। फिर ये अमोनिया गैस को कंडेंसर में पास करेंगे, प्लस कुछ अनयूज्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भी होंगी, तो ये यहाँ पास कराएंगे और ये सीधी किसके अंदर डाल देंगे बेटा? इसको सीधी डाल देंगे हम इसको कंप्रेसर के अंदर। तो ये कंप्रेसर क्या करेगा? इन गैसेस को कंप्रेस कर देगा। कंडेंसर इन गैसेस को कंडेंस कर देगा। तो यहाँ पे जो अमोनिया निकलेगा अपने पास, यहाँ तो अमोनिया गैस था और ये अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये अमोनिया गैस था, अमोनिया लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। फिर यहाँ से जो अनयूज्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो यहाँ से पंप में डाल देंगे, पंप से वापस में रीयूज में ले ली जाएंगी। ये होती है बेटा इसकी नेट रिएक्शन। समझ गए बेटा? ये फ्लो चार्ट है हैबर्स प्रोसेस का, हाउ अमोनिया इज सिंथेसाइज। बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? अभी देखो इसके रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ये हैबर्स प्रोसेस समझ आई नहीं आई बेटा? अब देखो ये जो NH3 गैस गिव्स N2 प्लस H2, ये मतलब रिएक्शन है? रिएक्शन नहीं है बेटा, ये बनती हैं ये चीज़ें, गिव्स नहीं। ये सारी चीज़ें बन रही हैं, अमोनिया प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। देखो रिएक्शन तो ये होती है, नेट रिएक्शन तुम्हारी रिएक्शन होती है N2 प्लस N2 गैस। ये रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ और ये इक्विलिब्रियम में होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है बेटा। इट फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 2 मोल अमोनिया गैस के बनते हैं। तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है नेट 2 मोल की, वो होती है -92.4 किलो जूल पर मोल। तो 1 मोल की कितनी होगी? 1 की कितनी होगी? 46.2 हो जाएगी कुछ। तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कितना एटमॉस्फेरिक है? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 700 केल्विन टेम्परेचर। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू ली चटलियस प्रिंसिपल, ली चटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा इसके अंदर? बेटा कौन बता सकता है ली चटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? पता है क्या ली चटलियस प्रिंसिपल? रियादीप बताना बेटा क्या होता है, 11th में पढ़ा था? नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा बेटा? देखो ये पढ़ा तो था। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन जैसे इक्विलिब्रियम में है, देखो ये कहता है कि व्हेन एनी रिएक्शन which is in equilibrium when any reaction which is in equilibrium is subjected to change in external conditions like temperature, pressure, catalyst, inert gas addition, concentration, etc.
ये बेटा मतलब इन चीज़ों की चेंज करें तो वो इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरीके से शिफ्ट करेगा सो दैट द चेंज कैन बी मिनिमाइज्ड. देन equilibrium shifts in such a way so that change can be minimized. बेटा इक्विलिब्रियम इस तरीके से शिफ्ट करेगा अपने आप को कि चेंज क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए. When any reaction which is in equilibrium is subjected to the change in external conditions like temperature, pressure, catalyst, inert gas, concentration, etc., then the equilibrium shifts in such a way so that the change can be minimized. Equilibrium ऐसे अपने आप को शिफ्ट करेगा बेटा कि चेंज को क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके चेंज को. ठीक है. अब देखो कैसे कि मान लो ये एक रिएक्शन है कि मतलब अलग अलग फैक्टर्स क्या क्या होंगे. देखो बेटा देखो तुम ऐसे मान लो कि एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है. तो बिस्किट बनाने की फैक्ट्री लार्ज स्केल के ऊपर बिस्किट्स का प्रोडक्शन करती है. तो कंसंट्रेशन का क्या रोल हो गया. देखो अब बिस्किट बनाने के लिए अपने को चाहिए मैदा, चीनी, ऑयल और उसमें एडिबल इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं. तो उन सब की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट इंक्रीज होगा बेटा. यस सर. और कोई बिस्किट बने बनाए फैक्ट्री के अंदर रखी आए तो फिर फैक्ट्री बिस्किट बनाएगी क्या. नो सर. जो बनाना चाहती है वही चीज़ मिल गई तो नहीं बनाएगी. तो कंसंट्रेशन के अंदर क्या रोल होगा बेटा. अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा. यस और नो. यस सर. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन. एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा. बेटा बोलो जैसे इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अमोनिया बनेगा नहीं बनेगा. यस सर. और अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो अमोनिया क्या बनेगा. तुमने खुद बनाया बढ़ा दिया तो अमोनिया नहीं बढ़ेगा ना फिर. बेटा बोलो. यस सर. कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा. ओके. बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई. यस सर. यस सर. वाइस वर्सा मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन और प्रोडक्ट्स डिक्रीजेस तो फॉरवर्ड डायरेक्शन. बेटा प्रोडक्ट जैसे बिस्किट जो बन रहे हैं फैक्ट्री में बनते ही बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में बिस्किट का कंजप्शन ज़्यादा है. तो बिस्किट का कंजप्शन ज़्यादा है तो फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ाएगी घटाएगी. बेटा बढ़ जाएगा ना. यस सर. अब देखो टेम्परेचर. इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच रिएक्शन का क्या हो, नेगेटिव. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज. देखो बेटा ये ऐसी कंडीशन होगी कि किसी के जला हुआ है या कटा हुआ है और उसके ऊपर तुम थोड़ा सा नमक डाल दो तो उसको मजा आएगा क्या. नो सर. बेटा उसको अच्छा लगेगा क्या. नो सर. और उसके ऊपर थोड़ा सा अल्कोहल डाल दो तो भी सर दर्द होगा. क्या बेटा. तो भी सर वो जलन तो होगी सर. अरे जलन कहाँ होगी, अल्कोहल तो बेटा इवेपोरेट होगा वहां से, ठंडा ठंडा लगेगा उसको.
इंजेक्शन लगाता है जब डॉक्टर अल्कोहल का सर, नहीं वो लगाता है, अल्कोहल treating से होती सफाई है करता है, उसमें। वहां पे अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एटसेट्रा। सर वो स्पिरिट होती है, उससे जलन तो होगी ही सर। अरे बेटा जलन नहीं होती, वो तो ऐसे जलन का कहाँ होती है, कट के ऊपर जब लगाते हैं तो अल्कोहल डाल के कूलिंग देखना। इफेक्ट होगा। टिंचर आयोडीन के अंदर अल्कोहल होता है, तो कट कट और वाउंड के ऊपर आयोडीन नहीं लगाते हैं, टिंचर आयोडीन, तो जलन होती है। यस सर। अब वो जलन तो जब घाव है तो वो थोड़ा बहुत ऐसे दर्द होता है उसके अंदर, जलन थोड़ी होती है, फिर उसके बाद अच्छा फील नहीं होता है। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक में पहले ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड में। चेंज को मिनिमाइज करना है ना बेटा, और टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा? बेटा बोलो। फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखो अगर टेम्परेचर डिक्रीज रिएक्शन इसके अंदर, ये तो एक्सोथर्मिक थी, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ चला जाएगा बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसको देखो ये तो ऐसा है कि किसी को मान लो 5 रुपए की ज़रूरत है, अर्जेंट ज़रूरत, तो 5 रुपए उसको मिल जाए तो उसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा, उसका फेवरेबल फैक्टर हो गया ना फिर वो। टेम्परेचर इंक्रीज तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन, और टेम्परेचर डिक्रीज तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अरे टेम्परेचर के रोल में कोई डाउट है क्या? नो सर। तो ऊपर वाली रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करो। देखो ऊपर वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? नया क्या है ऊपर वाली रिएक्शन? सर एक्सो। एंडो। एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर, इसमें अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है तुम्हारे को, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा? डिक्रीज कम करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। वेरी गुड, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। देखो उसके बाद ये टेम्परेचर का रोल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट इज प्रेशर। थर्ड फैक्टर आता है प्रेशर का क्या रोल होता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अंदर। देखो बेटा, इफ पी इंक्रीजेस, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? बेटा ये कह सकते हैं प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम कम होगा। बेटा P इंक्रीजेस देन वॉल्यूम डिक्रीजेस, और वॉल्यूम डिक्रीजेस तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट करेगा, equilibrium shift in that direction where number of moles लेस हो, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो बेटा उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। समझ गए बात? एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा। उल्टा कैसे बोल दोगे? प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज, तो एन बाई वी डिक्रीज, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स मोर हो। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अरे प्रेशर वाली बात क्लियर है या नहीं है सबको? यस सर। यस। कि प्रेशर इंक्रीज तो नंबर ऑफ मोल्स एंड वाइस वर्सा। तो उसके बाद कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करेगा बेटा? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते वेरी गुड। Rate of reaction नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन equilibrium but helps in
नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम बट हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्विकली, इक्विलिब्रियम को क्विकली अटेन करने में हेल्पफुल होगा बेटा ये। बेटे समझ गए बात? नो इफेक्ट ऑन Yes, sir. इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्पफुल होगा। उसके बाद फिफ्थ फैक्टर था, ये 11th क्लास का पार्ट है बेटा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। बेटा इनर्ट गैस का बताओ, कोई फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? सर बेटा अगर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर तुमने इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तुम, तो रिया इनर्ट गैस का क्या कोई फर्क पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। तो बेटा अगर इनर्ट गैस का कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी अपने पास, तो हम तो उसको ऐड ही नहीं करते, फिर क्यों ऐड कर रहे हैं? मतलब क्या बेनिफिट हुआ उसका इनर्ट गैस का ऐड करने का? नहीं समझे सर बात? साइड रिएक्शंस नहीं वो होंगी। साइड रिएक्शन प्रिवेंट करेगी। साइड रिएक्शंस नहीं होंगी। साइड रिएक्शन से क्या हो जाएगा? हाँ बेटा, सर जो मेन रिएक्शन है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे जो नहीं तो साइड रिएक्शन तो मान लो वो इक्विलिब्रियम की, नहीं मिलता होगा। इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम की रिएक्शन अलग अलग डायरेक्शन से अटेन हो रही है, तो वो तो डिपेंड करेगा ना कि प्रेशर का और उसका क्या रोल होगा। यस सर। नहीं समझा? देखो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इनर्ट गैस ऐड करी तुमने और वॉल्यूम क्या है बेटा? कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो N/V भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इनर्ट गैस तो कोई रिएक्शन करेगी नहीं। तो ये कह सकते हैं नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। और देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है बेटा, P कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। देखो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस और इनर्ट गैस एडेड, तो इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा बेटा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे तनु? क्या होंगे? N/V। डिक्रीज। N/V डिक्रीजेस, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा बेटा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन where number of moles more। बेटा समझ गए बात? इक्विलिब्रियम कौन सा डायरेक्शन शिफ्ट होगा? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स मोर होंगे। यस और नो? यस सर। अब देखो बेटा, इनसे ये कंडीशन लगानी है, ये सारी चीजें लगानी है, तो हाउ प्रोडक्शन ऑफ NH3 कैन बी इंक्रीज। तो देखो बेटा इसमें मैं ये कह सकता हूं बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी तो टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं हम? कम करके, और बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। देखो प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा बेटा? बेटा प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? N/V। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम तो N/V ज्यादा, तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना। देखो N2 + 3H2 से 2 अमोनिया बन रहा था ना बेटा, तो रिएक्टेंट साइड में तो कितने हो गए? देखो N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है? प्रोडक्ट साइड में कम हुए ना बेटा नंबर ऑफ मोल्स। अरे बोलो। यस सर। यस सर। बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डाल के स्पीड को बढ़ा देंगे, और बाय इंक्रीजिंग N2 एंड H2 अमाउंट, N2 H2 को बढ़ा दो और NH3 की अमाउंट को क्या कर दो? बनते ही बाहर निकाल लो।
बेटा बोलो समझ आई नहीं आई ये कंडीशंस? ये अमोनिया, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज हम कल मतलब मंडे को डिस्कस करेंगे। मंडे को बेटा मैं टेस्ट लूँगा इसका, जितना पढ़ा दिया जितना। ओके, यस सर। क्लास के बाद। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।